किस्ते ख्वाबों का आगाज। ख़त कप्तान रॉबर्ट वाल्टन से मिस मार्गरेट सीवल, अपनी बहन। प्यारी बहन मार्गरेट, आज के दिन की घड़ी मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। हफ्तों से हमारी किश्ती बर्फ़ के पहाड़ों के दरमियान फंसी हुई है, सफ़ेद खामोशी के सिवा कुछ नहीं सिवाय कभी कभार बर्फ़ के तूदों के टूटने की आवाज़ के। मुलाहों के चेहरों पर मायूसी के आसार नुमायां हैं और बाज़ ने तो वापसी की बात भी शुरू कर दी है। लेकिन मैंने इन्हें कायल किया है कि हमें अपना मिशन जारी रखना चाहिए। वो दरियाफ्त जिसने मुझे इस खतरनाक सफ़र पर आमादा किया, शुमाली कुतबी इलाके का राज। सेखा के करीब जब धुंध ने थोड़ी सी कुशादगी दी तो हमारे देखने वाले ने चीख कर कहा, कप्तान देखें वहाँ। मेरे हाथ में दूरबीन लरज़ रही थी जब मैंने देखा। तकरीबन 1 मील दूर बर्फानी मैदान पर एक अजीब वाओ गरीब शक्ल तेज़ी से हरकत कर रही थी। ये इंसान नुमा थी, लेकिन इसका कद मामूल से कहीं ज़्यादा बुलंद था, शायद 8 फीट से ज़्यादा। इसकी हरकत में एक अजीब सी लचक थी, जैसे वो बर्फ़ पर नहीं बल्कि किसी हमवार ज़मीन पर दौड़ रहा हो। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि वो एक सलीब पर नहीं था, ना ही इसके पास कुत्ते थे। वो महज अपने पाँव पर इस वहशियाना सर्दी में बर्फानी रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। खुदा की कसम, ये किया है? मेरे पहलू में खड़े हुए पहले अफसर ने पूछा। इसकी आवाज़ में हैरत और खौफ की मिली जली कैफियत थी। हम सब उसे देखते रहे, यहाँ तक कि वो दूर होकर धुंध में गुम हो गया। मुलाहों में खलबली मच गई। बाज़ ने कहा ये कोई भूत है, बाज़ ने कहा कुतबी रीछ की नई कसम। लेकिन मेरे दिल ने कुछ और ही कहा, ये कोई मामूली मखलूक नहीं थी। इसके सिर्फ 3 घंटे बाद, जब सूरज उफ़क़ पर लटका हुआ था, हमने एक और नज़ारा देखा। दूर बर्फ़ के तैरते हुए एक बड़े टुकड़े पर एक इंसान बैठा हुआ था। हमने किश्ती नज़दीक की। वो शख्स नीम मुर्दा हालत में था, इसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म सर्दी से नीला पड़ रहा था। लेकिन जब उसने हमारी तरफ देखा तो इसकी आँखों में एक अजीब सी आग जल रही थी, ऐसी आग जो महज जिस्मानी तकलीफ से नहीं बल्कि किसी गहरे रूहानी अजाब से पैदा होती है। हमने उसे जहाज़ पर लाया। वो बोलने के काबिल नहीं था, सिर्फ होंठ हिलाया जा रहा था। डॉक्टर ने उसे गर्म किया, गर्म सूप पिलाया। कई घंटे बाद जब इसमें जान आई तो उसका पहला सवाल था, आप किस सिमत जा रहे हैं? जब मैंने बताया कि हम शुमाल की तरफ जा रहे हैं तो उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, ना हंसना ना रोना, बल्कि कुछ इन दोनों के दरमियान। तो आप भी इन्हीं में से हैं, उसने कहा, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के ख्वाब देखते हैं। मैंने अपना तारुफ करवाया, कप्तान रॉबर्ट वाल्टन, एक मुहिम जो फितरत के राज़ों से पर्दा उठाना चाहता है। मैं विक्टर फ्रांकेनस्टाइन हूँ, उसने जवाब दिया और फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, और मेरी कहानी तुम्हारे लिए सबक हो सकती है। इसने मेरे मुताले की मेज़ पर नज़र दौड़ाई, जहाँ मेरी तजर्बाती किताबें, मेरे आलात और मेरी डायरियाँ पड़ी थीं। इसकी नज़र एक ख़ास किताब पर ठहरी, हयातियाती तजर्बात के नए उसूल। तुम भी इल्म की भूख में मुब्तला हो, उसने कहा, ऐसे लहजे में जैसे कोई बीमारी की तशख़ीस कर रहा हो। मुझे बताओ वाल्टन, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि फितरत ने कुछ राज सिर्फ अपने लिए रखे हैं और इन्हें छेड़ना तबाही मोल लेना है? मैंने कहा, लेकिन साइंस की तरक्की उसी तरह होती है। हम वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। इसने अपनी आँखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। मुझे अपनी कहानी सुनने दो, शायद तुम अपनी किस्मत बदल लो। मैंने हामी भर ली। वो बैठ गया कंबल ओढ़े और बर्फानी समंदर की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपनी दास्तान शुरू की। विक्टर फ्रांकेनस्टाइन की कहानी, जिनीवा का आगाज़। मेरा नाम विक्टर फ्रांकेनस्टाइन है। मैं जिनीवा में पैदा हुआ, इस खूबसूरत शहर में जो झील के किनारे वाक़े है, जहाँ पहाड़ों ने हमें घेर रखा है जैसे कोई मुहाफ़िज़ दीवारें हों। मेरे वालिद अल्फोनस फ्रांकेनस्टाइन शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से थे। वो न सिर्फ अमीर थे बल्कि दानिश्वर भी थे, हमेशा इंसाफ के अलमबरदार, गरीबों के मुहाफ़िज़। मेरी वालिदा कैरोलिन बेओफोर्ट उनसे भी ज़्यादा नेक दिल थीं। मैं आज भी इन्हें याद करता हूँ, बीमारों की इयादत करते, यतीमों को खाना खिलाते और हर इस शख्स की मदद करते जिसे ज़रूरत होती। मेरा बचपन मोहब्बत और हिफाजत से भरपूर था। मेरे 2 भाई थे, अर्नेस्ट जो मुझसे 2 साल छोटा था और वलीम जो ख़ानदान का लाडला था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब मेरी वालिदा ने एक सफ़र के दौरान हमें एक छोटी बच्ची से मुतारफ़ कराया। वो एक गरीब घराने की लड़की थी जिसकी माँ मर चुकी थी और बाप को गद्दारी के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। उसका नाम एलिज़ाबेथ लोनीज़ा था।
मैं अब भी इस मंजर को नहीं भूल सकता, वो छोटी सी बच्ची, सुनहरी बाल, नीली आँखें, जिसमें खौफ और उम्मीद का अजीब इम्तिजाज था। मेरी वालिदा ने उसे गले लगाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये एलिज़ाबेथ है और अब से वो तुम्हारी बहन होगी। हम सब ने इसे खुशी से कबूल किया। एलिज़ाबेथ हमारे घर की रौनक बन गई। वो नरम दिल, ज़हीन और हसास थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मेरे वालिदैन ने हमें बताया कि एक दिन मेरी और एलिज़ाबेथ की शादी होगी। ये ख्याल मुझे अजीब लगा, वो मेरी बहन की तरह थी। लेकिन वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि मेरे जज्बात बदल रहे हैं। एलिज़ाबेथ सिर्फ एक बहन नहीं रही थी, बल्कि एक साथी, एक दोस्त और आखिरकार मोहब्बत की अलामत बन गई थी। मेरा एक और करीबी दोस्त था, हेनरी कलीरूल। हेनरी और मैं बचपन से साथ थे। वो तख़यलाती कहानियों का शैदाई था, जबकि मैं हकीकत के राज़ों में गुम रहता। हेनरी शायराना तबीयत का मालिक था, वो पहाड़ों, बादलों और झील की लहरों में नज़में देखता। मैं उनमें कुछ और ढूंढता, वो क़वानीन जो फितरत को चलाते हैं, वो ताकतें जो ज़िंदगी और मौत को कंट्रोल करती हैं। मेरी तालीम घर पर शुरू हुई। मेरे वालिद ने हमें तारीख़, अदब और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की तालीम दी। लेकिन मेरी दिलचस्पी हमेशा कुदरती उलूम में रही। मुझे याद है एक दिन मैंने एक परिंदे के घोंसले का मुशाहिदा किया। मैंने देखा कि अंडे से बच्चा कैसे निकलता है, ये कैसे ज़िंदगी पकड़ता है। मेरे जहन में सवालात उठने लगे, ज़िंदगी क्या है? ये कैसे शुरू होती है? क्या हम उसे समझ सकते हैं? क्या हम इसे तख्लीक कर सकते हैं? एक वाक़या ने मेरी ज़िंदगी की सिमत हमेशा के लिए बदल दी। मेरे वालिद के कुतुब खाने में इत्तिफाक से मेरी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसका नाम था कॉर्नेलियस अग्रिप्पा की तहरीरों का मजमुआ। मैंने इसे खोला और पहले ही सफ़े ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अग्रिप्पा ने लिखा था कि कीमिया और जादू के ज़रिए इंसान फितरत के क़वानीन को बदल सकता है, मुर्दा मवाद में ज़िंदगी डाल सकता है, हत्ता कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता है। मैं इस किताब के सहर में गिरफ्तार हो गया। मैंने अपने वालिद से इसके बारे में पूछा। विक्टर, बेटा, इन्होंने कहा एक नरम मसकन के साथ, ये सब पुरानी बकवास है। अग्रिप्पा के ज़माने में लोग साइंस नहीं जानते थे। अब हम जानते हैं कि ज़िंदगी एक कीमियाई अमल है, ना कि कोई रूहानी राज। लेकिन उनकी बातों ने मेरी तजस्सुस को कम ना किया, बल्कि और बढ़ा दिया। मैंने मज़ीद किताबें ढूंढीं, पैरासिलसिस अल्बर्ट्स मैग्स। हर किताब मेरे जहन में नए सवालात जन्म देती। क्या वाकई ये सब बेबुनियाद था? या कुछ सच्चाइयाँ ऐसी थीं जिन्हें जदीद साइंस ने नज़रअंदाज कर दिया था? जब मैं 16 साल का हुआ तो कुदरत ने एक सख्त सबक सिखाया। जीनीवा में स्कारलेट बुखार की वबा फैली। मेरी वालिदा हमेशा की तरह बीमारों की खिदमत में मसरूफ़ हो गईं। वो कहती थीं, अगर मैं एक भी ज़िंदगी बचा सकूं तो ये ख़तरा मोल लेने के काबिल है। लेकिन ये वही वबा थी जिसने इन्हें हमसे छीन लिया। मैं उनके आखिरी लम्हात में हाजिर था। इन्होंने मेरा और एलिज़ाबेथ का हाथ पकड़ा और कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे बच्चों, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत रखो और एक दूसरे की हिफाजत करो। तुम्हारी शादी हो और खुश रहो। उनके इंतकाल ने मुझे तहवबाला कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस अलमिये ने मेरी ख्वाहिश को और भी मजबूत कर दिया, मौत को शिकस्त देने की ख्वाहिश। अगर मैं ज़िंदगी के राज को समझ लेता तो क्या मैं मौत को रोक सकता था? क्या मैं ऐसी दुनिया बना सकता था जहाँ कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह ना छोड़े? मेरे वालिद ने फैसला किया कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अनगर सटडट में जदीद साइंस के बेहतरीन असातिज़ा हैं, इन्होंने कहा। वहाँ तुम हकीकी इल्म हासिल करोगे, अफसानवी नहीं। रुखसती से पहले की रात एलिज़ाबेथ ने मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया। ये एक चांदी की लू थी जिस पर एक तरफ मेरी तस्वीर बनी हुई थी और दूसरी तरफ इसकी। यह तुम्हारे साथ रहेगी, उसने कहा, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। जब तुम दूर हो तो उसे देखकर याद कर लेना कि हम सब यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हेनरी ने भी वादा किया कि वो जल्द ही मेरे पीछे अनगर सटडट आएगा। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, विक्टर, उसने कहा। सुबह हुई। मैंने अपने भाइयों को गले लगाया। वलीम, मेरे छोटे भाई, ने कहा, विक्टर, तुम हमें अंग्रेज़ी खिलौने लाना, वादा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर छोटे भाई। आखिर में मैंने अपने वालिद के सामने खड़े होकर उनसे इजाज़त ली। इन्होंने मेरा कंधा थपथपाया, बेटा, इल्म हासिल करो, लेकिन दानिशमंदी के साथ। याद रखो, इल्म बज़ात खुद बुरा नहीं, लेकिन बग़ैर इफ़्लाक़ के इल्म तबाहकिन हो सकता है। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन क्या मैं वाकई समझ पाया था?
मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, वो तमाम राज जानना जो फितरत ने हमसे छुपा रखे थे। घोड़ा गाड़ी ने मुझे ले लिया। मैंने मुड़कर देखा। मेरा खानदान दरवाजे पर खड़ा था, हाथ हिला रहा था। एलिजाबेथ सफ़ेद रुमाल लहरा रही थी, जो दूर से एक सफ़ेद परिंदा की तरह लग रही थी। और फिर मोड़ आया और वो सब नज़रों से ओझल हो गए। सफ़र के दौरान मेरा ज़हन मुस्तक़बिल के ख्वाबों में गुम था। मैं सोच रहा था कि अगर सैटरडे में क्या होगा। क्या मैं वाकई ज़िंदगी के राज़ों को जान सकूंगा? क्या मैं वो सब कुछ हासिल कर सकूंगा जिसका मैं ख्वाब देखता था? विक्टर ने अपनी कहानी यहाँ लिखी और वाल्तून की तरफ देखा। उस वक्त विक्टर ने कहा, इसकी आवाज़ में दर्द भरा हुआ था, मैं समझता था कि मैं इल्म की रोशनी की तरफ जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं दरअसल तारीकी के ध्यान में उतर रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरी तजस्सुस मुझे ऐसी गहराइयों में ले जाएगी जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। विक्टर ने सांस लिया और उसके हाथ कांप रहे थे। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी होगा वाल्तून। मैं थक गया हूँ। मैंने इसे आराम करने दिया, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार सवालात घूम रहे थे। ये शख्स कौन है? इसने क्या देखा? वो अजीब मखलूक जो हमने बर्फ पर देखी थी, क्या इसका विक्टर से कोई ताल्लुक़ है? मैं अपनी डायरी में ये सब कुछ लिख रहा हूँ मार्गरेट। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मैं किसी बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ा हूँ। तुम्हारा मुहिब भाई रॉबर्ट। इख्तिताम। विक्टर ने अपनी कहानी का आगाज़ किया है। वो इल्म की तलाश में निकले हैं, लेकिन उनके वालिद की इंतबाह उनके कानों में गूंज रही है। बग़ैर इफ़्लाक़ के इल्म तबाह किन हो सकता है? क्या विक्टर इस इंतबाह को नज़रअंदाज करेंगे? अगर सैटरडे में उनका क्या इंतज़ार है? और वो अजीब मखलूक जो वाल्तून ने देखी, क्या इसका ताल्लुक़ विक्टर की कहानी से है? अगली किस्त में विक्टर अगर सैटरडे पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात दो असातिज़ा से होती है, प्रोफेसर करम्पे जो पुराने ख्यालात के हामी हैं और प्रोफेसर वालडमीन जो जदीद साइंस के अलमबरदार हैं। वालडमीन विक्टर को जदीद कीमिया से मुतारफ़ करवाते हैं और यूं विक्टर की ज़िंदगी का दूसरा बाब शुरू होता है।